Hello and happy learning all of you. Myself Viren Wadhwa from Swastik Education. आज के लेक्चर में हम हमारी प्यारी सी सीरीज दैट इज टॉपिक वाइज रिवीजन वाली सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं. इस सीरीज में या इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चैप्टर 3 के टॉपिक 4 दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं. हम ऐसे 5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए जिसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका ओवरऑल टॉपिक का रिवीजन डेफिनेटली हो जाएगा. यू ऑल नो द ड्रिल. इस वीडियो को देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम वीडियो को पॉज कर लें, सारे जो गिवन क्वेश्चंस हैं उसका स्क्रीनशॉट लें, पहले आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके बाद आपके डाउट्स या नहीं तो आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी है तो उसके लिए आप मेरे साथ फॉलो अलोंग कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. वी ऑल नो दैट इस लेक्चर का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य, एक मोटिव है कि आपके फिजिक्स में सॉल्विंग अच्छी हो जाए, आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग की इफेक्टिवनेस और एक्यूरेसी बढ़ जाए. सो स्टार्ट करते हैं. आई गेस आप लोग ने स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. अब आप मेरे साथ फॉलो अलोंग कर सकते हैं. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल है. क्या बात कर रहे हो सर, हमारा तो आंसर आ गया, ऐसे कैसे कंसेप्चुअल है? देखते हैं. आओ आओ, देखो देखो. सो वी हैव टू स्क्वायर मेटल प्लेट्स A and B which are of same thickness. तो we have metal plates A और B जिसका thickness same है, मटेरियल भी सेम है. अच्छा, मटेरियल सेम होने का मतलब क्या होता है कि उनकी जो रेजिस्टिविटी है, इसका जो रो है रो ए और इसका जो रो है रो बी, वो दोनों सेम है. तो रो ए और रो बी दोनों की रेजिस्टिविटीज जो है वो सेम है. द साइड ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए. जो बी का साइड है वो ए के साइड के डबल है. मतलब अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ 2L है, ये भी लेंथ L है, स्क्वायर है ना, तो L2L L2L हो जाएगा. हमें बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ RA अपॉन RB ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द टू प्लेट्स. दोनों प्लेट के जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है, RA अपॉन RB का. अच्छा, रेजिस्टेंस का हम लोग को सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो हमें पता है. क्या होता है? रो L बाय एरिया अपॉन रो L बाय एरिया. दोनों का रो सेम है, बाकी एरिया की जगह एरिया A एरिया B लिखा है, लेंथ की जगह लेंथ A लेंथ B लिखा है. रो और रो तो देखो अपना कट हो जाएगा. इधर आएगा देखो LA अपॉन LB और इधर आएगा एरिया B अपॉन एरिया A. अगर किसी का आंसर 2:1 आया है तो मुबारक हो, आपका आंसर गलत है. आप सबको पता है कि बहुत लोगों का ऐसा आंसर आया होगा. अब क्यों गलत है वो मैं समझा रहा हूँ. आप सबको पता है कि जो एरिया होता है ना बेटा, एरिया होता है ना बच्चा लोग, वो यार हमारा मन हमारा दिल बोल रहा है एरिया ये है ना. आपने इसका एरिया लिखा होगा L इंटू एल, एल स्क्वायर, और दूसरे वाले का एरिया लिखा होगा 2L इंटू 2L, तो 4L स्क्वायर है ना. तो ये गलत है. अब एरिया जो रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में आती है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया. जैसे देखो यार, आई हैव दिस रिमोट एंड दिस रिमोट ऐसा प्लेट दिख रहा है आपको ऐसे सामने से, तो ये ए है, दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ, ऐसा अज्यूम करो ये स्क्वायर है. ठीक है, वायर तो ऐसे आ रही है. जब भी हम एरिया देखते हैं ना बच्चा लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं. क्रॉस सेक्शनल मतलब ये साइड वाला एरिया देखते हैं ना, ये लेंथ और ये टी विच इज थिकनेस. आप लोगों ने गलती से क्या कर लिया होगा, ये लेंथ और ये लेंथ को मल्टीप्लाई कर लिया होगा, जबकि हमें एरिया तो क्रॉस सेक्शनल देखना था. सो ये गलती अगर किसी ने की है तो ये हो सकती है. अब देखो आप लोगों को लेंथ ऑफ ए, देखे लेंथ ऑफ ए को मैंने L माना है, लेंथ ऑफ बी को मैंने 2L माना है. अब क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या होता है? साइड से अगर आप देखो थिकनेस, तो इसकी कुछ थिकनेस होगी ना, ऐसा ऐसा कुछ थिकनेस होगा. तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इस पर्टिकुलर साइड वाले का प्लेट का, वो होगा लेंथ इनटू थिकनेस. एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पे ब्रेथ की जगह थिकनेस लेना है. तो एरिया बी की जगह पे आप लिखोगे 2L इंटू थिकनेस और एरिया ए की जगह पे लिखोगे आप L इंटू थिकनेस. बराबर बात है. देखो 2L 2L L L T T कट हो जाएगा और रेजिस्टेंस का जो रेशियो आ जाएगा 1:1 आ जाएगा. मतलब जो दोनों का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस A इज टू रेजिस्टेंस B, वो 1:1 है.
आई गेस क्लियर हुआ होगा, कैसा बढ़िया फंसाया अगर किसी को फंसाया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड सवाल, अ लेटर ए, मतलब एक लेटर है ऐसा। ठीक है, सो हमारे पास ये एक लेटर है ए, विच कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर। मतलब हमारे ये जो वायर बनी हुई है ना, उस वायर के हर एक सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, ऐसा गिवन है। द साइड्स ऑफ द लेटर आर ईच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसा होगा। ये भी आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी आपको 20 सेंटीमीटर्स गिवन है। द मिडल पीस जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, आपको ऐसा कहा गया है। और आपको बोला गया है एपेक्स एंगल इज 60 डिग्री। एपेक्स एंगल मतलब ये ऊपर वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है। अब देखो ए जो होता है वो हमेशा ऐसा लिखा जाता है, ये सीधी लाइन होती है ना, ये टेढ़ी लाइन तो नहीं होती ए लिखने के लिए, या ये टेढ़ी लाइन तो नहीं होती ए लिखने के लिए। आप लिखते हो अलग बात है, नॉर्मल लेटर ये सीधा होता है एकदम परफेक्ट, कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो, है ना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि ए बनाना है तो ये दोनों डिस्टेंस हमारे इक्वल होने ही चाहिए। अच्छा, अगर ये दोनों डिस्टेंस मेरे इक्वल है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कैन आई कंक्लूड दैट दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? ऑफ कोर्स। और अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा लोग? वो इक्वल होते हैं। तो आई कैन अज्यूम दैट दिस इज एक्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्स। ये सब कारनामे क्यों कर रहे हो सर आप? समझाता हूँ। सो अब हमारा जो ये अंदर ट्राइंगल बना है, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, राइट। x प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, जहां से आपको पता चलेगा जो x का वैल्यू है 60 डिग्री है, जहां से आप ये बोल सकते हो कि ये जो गिवन ट्राइंगल है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। मतलब मैंने x का वैल्यू 60 निकाल लिया, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा ना। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर्स, दिस इज 10 सेंटीमीटर्स। अच्छा, पूरा 20 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर आप लिख चुके हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आई गेस आपको ये बात क्लियर होती है। अब है ना, हम ये डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लेटर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द लेग्स। मतलब हमको इसके और इसके, इन दोनों के बीच में, इन दोनों लेग्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है। लेट अस अज्यूम दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए बी। ठीक है, अब थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर ये वायर 10 सेंटीमीटर की है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर ये वायर 10 सेंटीमीटर की है तो इसका रेजिस्टेंस 10 ओम होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, 1 ओम है। तो आप ये फिगर को थोड़ा सा रीड्रॉ करें ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ऐसा, दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। तो ए बन गया विथ सम रेजिस्टेंसेस, और जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है, और ये भी 10 ओम है। दिस इज ए, दिस इज बी। वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट ए बी। इसको है ना अपने रीड्रॉ मेथड से सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है अगर रीड्रॉ मेथड तो बहुत बढ़िया, और आपको पता होगा शायद आप मुझे चैप्टर 2 से, हमें चैप्टर 2 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो चैप्टर 2 में, फिजिक्स के चैप्टर 2 में हमने कैपेसिटर में भी रीड्रॉ मेथड बताया था। नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम यहाँ पे रीड्रॉ मेथड फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो करना ही पड़ेगा, वैसे डिस्कस की बात नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। तो देखो, ये हमने यहाँ बना लिया है। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है? बोलो, 10 और 10 सीरीज में है। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। सो लेट्स रीड्रॉ द सर्किट। ये तो वैसा ही रहेगा, क्या कर दिया यार, देखो ये तो ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा, बस मैंने ऊपर वाले दोनों को प्लस कर दिया है, इन दोनों को। सीरीज में रेजिस्टेंस प्लस हो जाता है, 10 ओम प्लस 10 ओम 20 ओम। ठीक है, तो अब ये एक सिंगल वायर होगी जिसपे 20 ओम का रेजिस्टेंस होगा, इस पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इस पे भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इस पे भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है। आई गेस आप लोग को ये बात क्लियर है। नाउ
अब हम देखो ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है 20 और 10, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन दिखानी रहती है अपने को कि दोनों का प्लस करके 20 ओम आया। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है आप सबको पता है, रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ता है अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो अगर मुझे यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो जो दो गिवन रेजिस्टेंस है मुझे उनका रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आर इक्विवेलेंट देखने को मिल जाएगा, दैट इज 20/3 ओम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में देखता हूं, 20 और 10 दोनों को अगर मैं पैरेलल में देखता हूं तो इनका पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 20/3 ओम्स होने वाला है कि नहीं। ठीक है, तो दिस इज अगेन 10 ओम्स, रीड्रॉ कर रहे हैं हम, दिस इज 20/3 ओम्स एंड दिस इज 10 ओम्स। आई गेस सबको यहां तक बातें क्लियर है ना। अगेन रीड्रॉ करते हैं और एक सिंगल फिगर बना लेंगे, बिकॉज अब आप सब देख पा रहे हैं ये तीनों के तीनों जो रेजिस्टर्स हैं ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आप इन तीनों का डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। सो अपना जो आर इक्विवेलेंट नया होगा वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 10 + 10 + 20/3 करके, और आपका जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 80/3 ओम का आ जाएगा। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखो हमने अभी तक दो टाइप के क्वेश्चन किए। पहला वाला बहुत कंसेप्चुअल था जहाँ पे बच्चे रेगुलर बेसिस पे मिस्टेक कर लेते, एकदम सिली वाला कि क्रॉस सेक्शनल एरिया रहना है तो हमें ये समझ आया कि ऑलवेज टेक क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरे वाले में हम लोग ने रीड्रॉ मेथड सीखा है, सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्लस होते हैं वो हमें पता है, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो रेसिप्रोकल होके प्लस हो जाते हैं। आई गेस आप लोग को ये वाली बातें क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आ जाते हैं बढ़िया से। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। पहले तो यार थोड़ा इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, अच्छा नहीं लग रहा सीजीएस यूनिट। तो 20 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। अगर हम एरिया की बात करें तो दैट इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया को अगर आपको मीटर स्क्वायर में लिखना है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और हमें बोला गया है कि दोनों की रेजिस्टिविटी भी है हमारे पास। चलिए तो पहले यार रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर निकाल लेता हूँ, ρL/A करके। रो की जगह पे आप रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर पुट करो, लेंथ की जगह पे 20 × 10⁻² पुट करता हूं। एरिया क्या दिया हुआ है πr² तो लगाएंगे नहीं क्योंकि एरिया डायरेक्टली गिवन है 2 × 10⁻⁶। ठीक है, देखो ये 2 और ये 2 कट हो जाता है। अब 10⁻⁻6 को ऊपर लेके जाओ, 1.7 × 10⁻⁸। अच्छा ये 10⁻6 इसके साथ 10 के साथ मिलके 10⁻7 हो जाएगा और एक और 10⁻² बच जाएगा, तो 10⁻7 10⁻², 10⁻⁻8 कुल मिला के 17 ओम आपका रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर आ जाता है। सिमिलरली आप रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम भी तो कैलकुलेट कर सकते हो, चलिए करते हैं। अच्छा यार कोई ज़्यादा बंदा दिमाग वाला है तो वो सीधा सोच लेगा कि सर कॉपर में और एल्यूमिनियम में बस यही वैल्यूज का अंतर है, बाकी सब वैल्यूज तो हम सेम डालने वाले हैं बिकॉज हमें फिगर देख के दिख रहा है लेंथ और एरिया सेम है। तो अगर कॉपर वाले का आंसर 1.7 लिखा था तो 17 आ रहा था, तो एल्यूमिनियम का आंसर 2.6 लिखा है तो 26 आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम विल बी 2.6 × 10⁻⁸ रो। एल की जगह पे आप लेंथ पुट करेंगे दैट इज 20 × 10⁻²। एरिया की जगह पे आप 2 × 10⁻⁶। ये पूरा पुट करके आप एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं 26 ओम। नेक्स्ट स्टेप तो देखो काफी आसान सा स्टेप है, हमें बोला गया है कि इनका सीरीज में रेजिस्टेंस निकालना है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सीरीज में थोड़ी है, सॉरी माय बैड। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमें देखना है ऊपर नीचे है ना, तो पैरेलल में है, तो रेजिस्टेंस जो है पैरेलल के हिसाब से सॉल्व होगा। R इक्विवेलेंट = 1/RA + 1/RC। R इक्विवेलेंट RA की जगह पे बच्चा लोग 26 लिख लो, RC की जगह पे 17 लिख दो। R इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो 26 × 17/26 + 17। 26 + 17 कितना होता है 43।
तो 26 इंटू 17/43 ओम्स। आप आगे सॉल्व कर सकते हो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ओके, आई गेस आप लोग को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है, पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। A 5 ohm resistor is connected in series with a parallel combination of n resistors of 6 ohm each. So देखो, a 5 ohm resistor, एक 5 ohm का resistor है, उसको कनेक्ट किया है इन सीरीज विथ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ohms। 6 ohms अब कितनी बार लगा हुआ है वो हमें नहीं पता, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है n टाइम्स। 6 ohms पैरेलल में कितनी बार लगे हुए हमें नहीं पता, 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम कितनी बार भी हो सकते हैं, वही तो निकालना है कितनी बार है। ठीक है, तो 6 ओम के रेजिस्टेंस अभी फिलहाल तो मैंने 2 ही बनाए, पर ऐसे n रेजिस्टर्स है और उनको हमने अगर 5 ओम के साथ सीरीज में कनेक्ट किया तो नेट रेजिस्टेंस 7 ओम देखने को मिलता है। तो हमें n फाइंड करके बताना है कि n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले रीड्रॉ करते हैं यार, जो आप लोग ने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखा। पहले इस पूरे ये जो सर्किट है, इतने सर्किट को सॉल्व करते हैं। ये सारे के सारे लोग यार पैरेलल में है, तो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितनी बार लिखना है, n टाइम्स लिखना है। तो 1/r इक्वलेंट जो होगा वो जाएगा आपका n/6, मतलब r इक्वलेंट आपको देखने को मिलेगा 6/n। आई गेस यहाँ तक क्लियर है? कितनी बार रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना है नहीं पता, पैरेलल में n टाइम्स कनेक्ट कर लिया और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लिया। चलिए इस सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं, इसको हम 5 ओम लिख लेते हैं और इसको हम 6/n ओम लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर बात है। अब इन दोनों को सीरीज में ऐड करना है। सीरीज में ऐड करना मतलब आर इक्वलेंट डायरेक्ट प्लस करना होता है, 5 + 6/n। और जो आर इक्वलेंट है वो आपका कितना गिवन है, 7 गिवन है। अच्छा, ये फाइनल रेजिस्टेंस ही तो आया, मतलब आप इनको फाइनली देखोगे तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 5 + 6/n। अब ये जो मेरा फाइनल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, बोलो? 7 के बराबर होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 5 + 6/n इज इक्वल टू 7, 6/n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो आपको 6 ओम के 3 रेजिस्टर लगाने चाहिए पैरेलल में, ताकि उनका जब नेट करके 5 के साथ जोड़ा जाए तो आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो 7 ओम्स आना चाहिए। आई गेस आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक का आखिरी सवाल है। हमें बोला गया है हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, और हमें इन तीनों को ऐसे जोड़ना है ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11/3 आ जाए। अच्छा, जब पहली बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ये तीनों मल्टीपल रेजिस्टर्स हैं, मतलब 3 भी आप कितने भी यूज कर सकते हो, 2 भी कितने भी यूज कर सकते हो, 1 भी कितने भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आप इन तीनों को एक एक बार यूज करना प्रिफर करोगे, मतलब करना है। और आपको बोला गया इन तीनों को एक बार यूज करके अगर मुझे 11/3 का रेजिस्टेंस बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं, वो सोचना है। ओके, तो सबसे इजीएस्ट सवाल क्या हो सकता है, सर हम इन तीनों को सीरीज में कर देते हैं। सबसे इजीएस्ट गेस तो यही हो सकता है, इन तीनों को सीरीज में करोगे तो 6 ओम आएगा। क्या ऑप्शन में है, मतलब क्या हमको ये बनाना है? नहीं, मतलब मैं इन तीनों को सीरीज में तो कनेक्ट नहीं कर सकता। क्या मैं इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर सकता हूँ? देखो, अगर मैं इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो 1/2 1/3 और 1 सॉल्व करके 6/11 आंसर आ जाएगा। क्या मुझे 6/11 लाना है कहीं पे भी? नहीं। तो मैं इन तीनों को डायरेक्ट सीरीज में या इन तीनों को डायरेक्ट पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकता हूं। समझ आया ना आप लोगों को? सबसे इजीएस्ट तुक्का तो ये हो सकता है कि सर तीनों को सीरीज में कर दो या तीनों को पैरेलल में कर दो, पॉसिबल ही नहीं है। तो और क्या पॉसिबिलिटी है वो देखो, किसी दो को पैरेलल में करके तीसरे के साथ सीरीज में कर सकते हो। अच्छा, किसी दो को सीरीज में करके तीसरे के साथ पैरेलल भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ट्राई करते हैं 1 2 को पैरेलल में रखने का। 1 2 को पैरेलल में रखा और 3 को सीरीज में रखा। ट्राई करेगा ऐसे, ऐसा करने का ट्राई करते हैं।
चलो आप मुझे बताओ कि इन दोनों का पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना होगा। इन दोनों का पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने के लिए वो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/2 प्लस 1/1। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2/3, सॉरी 3/2। तो आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आपका 2/3 आ जाएगा। सो हमें अगर हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों का पैरेलल होके जो आंसर आता है वो क्या आ रहा है बच्चा लोग, 2/3 ओम। अच्छा अब नेक्स्ट दो जो है, नेक्स्ट दो जो रेजिस्टर्स है वो किस में कनेक्टेड है बताओ, सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब मैं इन दोनों को क्या डायरेक्ट प्लस कर सकता हूं? यस। अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट प्लस कर लेता हूं 2/3 प्लस 3 तो 11/3 आ जाएगा। क्या हमें यही आंसर चाहिए? यस सर, यही चाहिए। तो पहले दो को सीरीज में कनेक्ट करके तीसरे के साथ, सॉरी पहले दो को पैरेलल में कनेक्ट करके तीसरे के साथ अगर हम सीरीज में कर दें तो आंसर 11/3 आ जाता है। अब थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, 11/5 लाने का ट्राई करो, पॉज करो अगर आपका नहीं आया तो। मैं क्या करता हूं, मैंने इन दोनों को सीरीज में रख लिया ना, अब इन दोनों को सीरीज में रख के देखते हैं, 2 और 3 को सीरीज में रख के देखते हैं या पैरेलल में रख के देखते हैं। तो सेकंड क्या सीरीज बोल रहा हूं बार बार, चलिए। सो इसको 2 ओम, ये 3 ओम और ये 1 ओम, ऐसा कुछ करके देखते हैं। तो हमें अगर ऐसा करना है तो हमें पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, वो 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट वुड बी योर 3 + 2 5/6। हाँ भाई 5 तो आ रहा है तो शायद सही हो सकता है। तो इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट है वो अपना 6/5 ओम के बराबर आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, तो इधर आएगा 6/5 ओम, इधर आएगा 1 ओम। ओ ये दोनों सीरीज में है, अब ये दोनों सीरीज में है तो हम इन दोनों का आर इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट करना चाहे तो आप डायरेक्ट प्लस करके कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो 11/5 ओम्स आ जाएगा, जो कि हमको लाना भी था, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपको 11/5 चाहिए तो आपको नेक्स्ट दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ना है, फिर उसको तीसरे के साथ सीरीज में जोड़ना है। तो ये वाली चीज आपको खुद सोचनी रहेगी, बराबर बात है। आई गेस आपको इस लेक्चर में बताए हुए सारे क्वेश्चन समझ आए। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाते हैं वो हमने इस टॉपिक में कवर करने का, इस लेक्चर में कवर करने का ट्राई किया है। अब आपके दो काम है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा काम है कि एटलीस्ट एक इंसान जो भी आपका स्टूडेंट दोस्त हो इसको ये वीडियो शेयर कर ले ताकि वो भी टॉपिक वाइज रिवीजन बढ़िया तरीके से कर पाए। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।